नमस्कार साथियों, आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के हमारी पूरी टीम आपके बीच में है और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे दोनों जिलाध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली से चंद्रपाल बख्शी जी और नजफगढ़ से बहन राज शर्मा गौतम जी के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और आपसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो पेश किया गया सरकार का और जिसे विपक्ष ने अपनी एकजुटता को साबित करते हुए गिराने के लिए पूरी कोशिश की और अंत में उसको गिराया, तो आज उसके लिए आपसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ। सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को 3 बिल लोकसभा में पेश किए। इसमें पहला बिल 131वां संविधान संशोधन 2026 बिल था। दूसरा बिल परिसीमन विधेयक 2026 था और तीसरा बिल संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन 2026। ये तीनों बिल पेश किए गए। ये तीनों विधेयक एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे, कनेक्टेड थे। हम सबको ज्ञात है कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। महिला आरक्षण इस देश की दशकों पुरानी मांग थी, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करके पूरा किया और इसके कारण सभी बहनों को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33% का आरक्षण मिलना तय हुआ। लेकिन जब ये बिल पास हुआ उसी समय पर 2023 में इसके अंदर 2 शर्तें भी थी कि ये लागू तब होगा जब देश में जनगणना होगी, परिसीमन होगा। यानी 2023 में इस बात को तय कर दिया गया था कि जनगणना के बाद परिसीमन पर होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। 2024 में देश में आम चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आई, तो विपक्ष ने एक मांग रखी कि इस बार जब जनगणना होगी तो उसमें जाति को शामिल करना चाहिए। साथियों, जाति जनगणना हम सबको ज्ञात है कि हर 10 साल में होती है। 1952 से शुरू हुई है और उसके बाद हर 10 साल में जाति जनगणना होती है। तो जाति जनगणना को शामिल करने के जनसंख्या सेंसेक्स होता है। जाति जनगणना अभी तक कभी भी नहीं हुई थी, तो जाति जनगणना को शामिल करने के लिए सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और 2021 के सेंसेक्स में जाति शामिल हो जाए इसके लिए कॉलम ऐड किया। जब ये कॉलम ऐड हुआ तो सरकार को लगा कि 140 करोड़ का देश बहुत बड़ा देश है और जाति जनगणना हमारी जनगणना के साथ जोड़ने से इसमें समय लगेगा, जिससे कि बहनों को आरक्षण का लाभ मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए सरकार ने इन 3 बिलों को पेश किया। इन 3 बिलों में हमारे सभी राज्यों में सीटें बढ़ाने का एक प्रोविजन किया गया था। अब हम बात करते हैं राज्यों की। हमारे देश के अंदर जो अभी सीटों का हम रूप देखते हैं वो 1976 में बना था और 1976 में जो सीटें बनी थी वो 1971 की जनगणना पर बनी थी। तो 1971 की जनगणना पर जो 1976 में 550 लोकसभा की सीटें बनी वो आज 2026 तक यूं की यूं लागू हैं, क्योंकि जनगणना के ऊपर और फिर डिलिमिटेशन उसके आधार पर करने पर 2026 तक का सीलिंग लगा हुआ था, उसको फ्रीज किया गया था। 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ये तय था। तो सरकार ने कोई नया काम नहीं किया जब उन्होंने कहा कि 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ये तय था जिसे 1976 में कर दिया गया था। हमारे देश में अभी तक जब भी जनगणना हुई है 10 साल में, तो संविधान में इस बात को व्याख्या की गई है कि हम हर बार भी परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन 2026 तक परिसीमन फ्रीज किया गया था, इसलिए 76 के बाद 2026 तक परिसीमन नहीं हुआ। हमारे देश में जनसंख्या का जो आकार है वो आप सबके सामने है। 1976 में जब डिलिमिटेशन किया गया, परिसीमन किया गया, उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है।
आज लोकसभाओं का जो क्षेत्र है, जो विधानसभाओं का क्षेत्र है, वो बहुत आपस में अंतर हो चुका है। कहीं पर 70,000 की लोकसभा है और कहीं पर 40 लाख की लोकसभा भी है। तो सरकार का मानना था कि सभी राज्यों को फिर से डिलिमिटेशन किया जाए। यहाँ पर हमारे जो साउथ की स्टेट है, उनका ये कहना था कि अगर आप जनगणना के आधार पर करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश या कहिए उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, दक्षिण में जनसंख्या कम बढ़ी है। इसके लिए सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले में सभी राज्यों की वर्तमान सीटों में 50% यानी एक ही अनुपात से देश के सभी राज्यों और जो हमारे यूटी स्टेट है उनमें लोकसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव से पूरे देश के अंदर जो राज्यों का अनुपात है वो सेम रहता। उदाहरण के लिए अगर हम 5 जो हमारी साउथ की स्टेट है, जिसमें कि हमारी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इन 5 स्टेट्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 129 लोकसभा की सीटें वर्तमान में है और इनका जो हमारा वेटेज है 550 सीटों में वो 28.7 है। अगर हम डिलिमिटेशन 50% के अनुपात से सीटों को बढ़ाते हुए करते हैं तो ये सीटें हमारी 850 में 195 हो जाएंगी, 195। और ये जो रेशो वेटेज की अभी है वो सेम रहेगी 28.8। यानी अगर अभी देखें 550 में तो है 28.7, अगर 850 में 50% बढ़ाते हुए देखें तो ये हो जाएगी 28.8। यानी ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष ने करी कि उत्तर और दक्षिण में अंतर हो जाएगा, सीटों में इतना अंतर हो जाएगा कि दक्षिण का महत्व ही खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब दूसरा सवाल जो विपक्ष ने किया कि जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, हम आप पे भरोसा कैसे करें। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनको बताया कि 1952 में सबसे पहले डिलिमिटेशन हुआ, फिर 1963 में हुआ, फिर 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। डिलिमिटेशन की कमेटी बनी हुई है, जो 3 लोग हैं वो अपनी पोस्ट से इसके अंदर अपॉइंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन, ये 2 फिक्स रहते हैं और फिर हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो गृह मंत्री जी ने साफ किया कि पिछले 4 डिलिमिटेशन में जो कमेटी रही है वही कमेटी इस बार भी रहने वाली है, यानी उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इस डिलिमिटेशन की बात करें तो यहाँ अगर सीटें 550 से बढ़कर 850 होती तो सभी राज्यों के अंदर 50% सीटें बढ़ती, यानी महिलाओं को भी सीटें मिलती और क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं उनको भी छोटी संख्या के ऊपर अपना जनप्रतिनिधि मिलता, चाहे वो विधायक है या वो सांसद, तो उनकी बात भी आराम से सुनी जाती। और उससे भी बड़ी बातें हैं, अभी हमारी 550 सीटों में 131 सीटें आरक्षित हैं, जो हमारी SC, ST और बाकी आरक्षण है, ये आरक्षण की सीटें बढ़कर भी 205 हो जाती। यानी अगर हम कुल मिलाकर इस पूरे तीनों बिलों के आउटकम को देखें, इसके परिणाम को देखें, तो हमारे 3 परिणाम होने थे। सभी राज्यों के अंदर समान अनुपात में 50% सीटें बढ़नी थी, 33% महिलाओं का आरक्षण लागू होना था, SC, ST और आरक्षित सीटों की बढ़ोतरी होनी थी और हमारा ये परिसीमन का लाभ 2029 के चुनाव में बहनों को और देश को मिल सकता था। अब विपक्ष ने डिलिमिटेशन के ऊपर सवाल उठाया, तो डिलिमिटेशन सरकार सिर्फ साधारण मेजोरिटी से कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो डिलिमिटेशन को विपक्ष कभी भी नहीं रोक सकता। और जिस समय इस बिल को पास किया गया उस समय भी विपक्ष ने बार बार सवाल किए थे कि आप इसे लागू क्यों नहीं कर रहे। तो इसको लागू करने के लिए जब हम इस बिल को लेकर आए तब विपक्ष ने अपनी असली चेहरा फिर से दिखा दिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी कभी नहीं चाहती कि आम घरों की बेटियां राजनीति में आए, क्योंकि अब उनके परिवारों को देखेंगे तो उनके परिवार की ही बेटियां बहुएं राजनीति में हैं। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, डिम्पल यादव जी, तो जितने भी उनके परिवार की बहनें हैं, बेटियां हैं, वही राजनीति में हैं। तो वो नहीं चाहती कि एक आम घर की
बेटी को ये अधिकार मिले, इसीलिए फिर से चालबाजी करके उन्होंने इस बिल को गिरा दिया, वरना इस बिल में किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। आज जब आप देखेंगे हमारी संविधान में SC, ST और कुछ हमारी जो आर्थिक रूप है उसके ऊपर आरक्षण है। जब देश में OBC के ऊपर आरक्षण होगा तब बहनों को भी OBC आप कर दीजिएगा। अब जब पूरे संविधान के अंदर जो वर्तमान की चुनाव प्रणाली है उसमें अगर OBC नहीं है तो आप बहनों को OBC, बहनों को मुस्लिम, ये सब करके क्यों इस बिल को डिले करना चाहते हैं? पहले जिस तरह से पुरुष के लिए या जनरल एक व्यक्ति के लिए या हमारी जो रिजर्व सीटें हैं उनके लिए ये बिल लागू है, बहनों को भी उसी तरह से लागू करना चाहिए। और जब कभी OBC आए तो सबके लिए आना चाहिए। इस बिल को रोकने के लिए अलग अलग कारण नहीं ढूंढने चाहिए। परिवारवाद की बहनें तो अब बढ़ रही हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में बहनें चाहिएंगी तो इनके परिवार खत्म हो जाएंगे और इनको आम समाज से बहनों को आगे बढ़ाना होगा। तो परिवारवाद तो अब है। किसी भी इन पार्टियों को देख लीजिए, चाहे आप DMK को देख लीजिए, आप कांग्रेस को देखिए, सपा को देखिए, या आप सुप्रिया सुले जी को देखिए, ये सब परिवार की बेटियां हैं या उनकी बहनें या उनके परिवार से आई हुई महिलाएं हैं। जब इतना बड़ा नंबर होगा तो आम घर की बेटी आकर इनके घर की महिलाओं को कम्पीट ना कर दे, ये इनका डर है। लोकसभा में प्रेस वार्ता रखी गई है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे समय से चली आई लड़ाई को ख़त्म करने का काम करने की बात करी संसद में कि भाई अब समय आ गया है, अब नहीं तो कब। हम सब मिलकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को भी कहा कि हम सब मिलकर इस अहम भूमिका में अपना योगदान दें, अपना समर्थन दें, अपना वोट दें, ताकि हम नारी को और सशक्त और आत्मनिर्भर होने की राह पर अग्रसर कर सकें। लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं था और विपक्ष ने देखा आपने क्या किया। उन्होंने हंसी उड़ाई, महिलाओं के ऊपर उन्होंने कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आपने देखा उन्होंने कैसे हमारी CM के बारे में बोला, कैसे उन्होंने आदरणीय स्मृति ईरानी जी के ऊपर भी कटाक्ष किया, क्योंकि उनको नारी की जो रिस्पेक्ट है वो कभी समझ ही नहीं आई। उनको डिम्पल यादव जी तो समझ आती हैं बैठी हुई, उनको सोनिया जी तो समझ आती हैं, उनको प्रियंका गांधी जी समझ आती हैं क्योंकि वो बन चुकी हैं। लेकिन गरीब परिवार की कोई महिला आगे बढ़कर अपना नेतृत्व करे, ये समझ नहीं आता है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर मजाक बनाया, हंसी उड़ाई। बहुत ही शर्मनाक ये विषय था। मुझे तो बहुत ही गुस्सा है और पूरी दुनिया में हर नारी को गुस्सा है, क्योंकि जो देश को सशक्त करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है महिला, उसको गिराने का काम किया है। नजफगढ़ जिला तो पूरा आप देख ही रहे, पूरी लोकसभा हमारी सांसद जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा, दिल्ली प्रदेश और CM मैम के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और नजफगढ़ जिला भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। वो सुबह निकलती हैं, शाम निकलती हैं। उन्होंने एक सपना सजाया था, 40 दशकों से रुका हुआ उनका जो उनका सम्मान था वो मोदी जी ने देने का काम करना था और सबको साथ लेके, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि क्रेडिट गोज टू यू, आप ले लो क्रेडिट, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। लेकिन उनको समझ नहीं आया, क्योंकि उनकी परिवार की बहनें बहू बेटियाँ बन चुकी हैं, तो उन्हें गरीब महिला का दर्द कभी भी समझ आएगा नहीं। और इसीलिए नजफगढ़ जिला भी जवाब देगा और आपके सामने हमारी सांसद जी ने सारी बात रखी है, किस तरह से उन्होंने अपमान करने का हमेशा से काम किया। आगे भी हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जरूर जीतेंगे।